student. Now today we are going to start the first chapter in class 11, that is a diversity in living world. एक यूनिट है, इसके अंदर जो चैप्टर है दैट इज़ अ लिविंग वर्ल्ड. ओके, चैप्टर इज़ अ व्हाट, लिविंग वर्ल्ड. तो हमने लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करना, ध्यान रखना सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि बिफोर टू स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड सबसे पहले हम लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि लिविंग है क्या, मीन्स लाइफ है क्या. डिफाइन लाइफ को डिफाइन करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें पता ही नहीं है कि लाइफ क्या है, लिविंग क्या है, तो हमने पूरी बायो पढ़ना क्या है, पूरे बायो में हमने लाइफ ही पढ़ना है. तो इसलिए लाइफ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. क्या है लाइफ, क्या नहीं है लाइफ, कहाँ से लाइफ स्टार्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए. तो लाइफ की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ तो लाइफ एक यूनिक, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है एक मॉलिक्यूल्स का. व्हाट इज़ अ लाइफ? लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स which expressing through chemical reactions lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. तो मतलब लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का. अब आप बोलोगे सर ये क्या यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन आप बोल रहे हैं, ध्यान सुनना. अब जो दो टाइप की, एक स्टार्ट में बोलूँगा आपको, एक नॉन लिविंग थिंग और वन इज़ लिविंग थिंग. अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे, किसकी? नॉन लिविंग थिंग की. तो नॉन लिविंग थिंग में कहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टार्ट में बताऊँगा. सब एटम जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन एट्सेट्रा. ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब एटम्स होते हैं. ये सब एटम जब आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे सब एटम इकट्ठा होते हैं तो ये बनाते हैं एटम. क्या बनाते हैं? एटम. जैसे हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन आ गया, तो ये बन गए एटम. फिर ये एटम जब आपस में जुड़ते हैं तब ये बनाते हैं मॉलिक्यूल. जैसे H जुड़ गया O के साथ, दो मॉलिक्यूल H जुड़े एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ तो बन गया H2O, तो ये बना दिया मॉलिक्यूल्स. तो वाटर क्या है? मॉलिक्यूल्स है. CO2 ये भी क्या है? मॉलिक्यूल्स है. समझ? NO2 ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है. तो सब एटम जुड़े तो क्या बना? एटम. एटम जुड़ा तो क्या बना? मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल तक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. ये है नॉन लिविंग थिंग. तो मॉलिक्यूल तक नॉन लिविंग होता है, ध्यान समझना. मॉलिक्यूल्स तक नॉन लिविंग होता है. लेकिन जब मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जब गेट टुगेदर होते हैं तो वो बनाते हैं सेल. क्या बनाते हैं? सेल. और सेल से ही स्टार्ट होता है लाइफ का. किसका स्टार्ट होता है? लाइफ का. इसलिए हमने डेफिनेशन में बोला कि द लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक यूनिक है, एक अलग सा, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है. किसका? मॉलिक्यूल्स का. समझ आए? तो मॉलिक्यूल जब इकट्ठा होंगे तो वो सेल बनाएंगे, और सेल जब इकट्ठा होगा तो आगे टिश्यू बनता है. समझ आए? वो अभी हमें बताऊंगा, बट आप लाइफ को समझो. अप टू द मॉलिक्यूल क्या है? नॉन लिविंग. तो नॉन लिविंग का स्टार्ट हुआ सब एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ये सब एटम आपस में जुड़े, इन्होंने एटम बनाते. जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, वट एवर, ये सारे. और ये एटम आपस में जुड़े तो इन्होंने क्या बना दिए? मॉलिक्यूल्स. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें. और ये मॉलिक्यूल जब आपस में इकट्ठा होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो वो बनाते हैं सेल. और आपको पता है सेल इज़ अ व्हाट? सेल आपने 10th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है. तो सेल है क्या? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज़ अ व्हाट? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मीन्स जो लाइफ का बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल. और लाइफ, अब फिर इसको हम स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? और पूरे ऑर्गेनिज्म है, जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है वो किसके कारण बनता है? सेल के कारण. फिर उसको फंक्शनल क्यों बोला? फंक्शनल इसलिए बोला, एक लाइफ, जिसमें भी एक लाइफ है, जो भी एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी जो फंक्शन होते हैं वो उसके सेल के अंदर होते हैं. कहाँ होते हैं? सेल के अंदर. इसलिए बोला सेल को. देखो लाइफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सेल से. इसलिए बोला बेसिक. और सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. इसलिए
सेल से ही टिश्यू बन रहे हैं ना, आगे सब कुछ सेल से बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला, स्ट्रक्चर बोला, किसका, लाइफ का स्ट्रक्चर। और दूसरे क्या बोला, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल क्या, क्योंकि सेल के अंदर ही बॉडी के सारे फंक्शन टेक प्लेस होते हैं, समझे मेरी बात। इसलिए व्हाट इज द लाइफ, तो यू कैन से लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण जिसमें बॉडी में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, एडेप्टेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, होम्योस्टैसिस हो, ये रेस्पायरेशन हो, या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सारे किसके, सारे लाइफ के अंदर हो रहे हैं, और सारे यू कैन से सेल के बाद ही सारी चीज़ें पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। yesterday we have did what is a living, and we did about the biology branch of biology. Okay, now today we having a features of living organism, or you can say the characteristic of living organism, or you call it the properties of living organism. So we having the first properties, that is a growth. Is a what, we having a growth. You know but very well what is a growth. Growth is a irreversible, and it get achieved by the division of cell. Okay, and in the growth there will be the increase in mass and increase in the number of cell. Okay, and second thing, increase in mass, it refer to the intrinsic increase. How you can say intrinsic increase का मतलब है mostly the intrinsic growth will take place in case of animal, means the growth from internal growth. Okay, in case of plant, you can say the non living things, देर विल बी द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ जो होगी वो ऊपर से होगी, जैसे यू कैन से द सैंड ड्यून्स, तो सैंड एक्यूमुलेट होते जाएगा ऊपर से, या कोई भी बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो जितना मटेरियल एक्यूमुलेट करते जाएंगे हम, तो उसकी ग्रोथ होते जाएगी, तो दैट इज़ द एक्रीशन ना। तो सो इंक्रीज इन मास रेफर टू द व्हाट, इंक्रीज, इंट्रेंसिक इंक्रीज, यू कैन से द इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक मैटर, जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, that protoplasm matter get increase, and that leads to the increase in the mass of cell. Okay, and the second, increase in number. Yes, exactly, जब एक सेल है उस सेल की डिवीजन होगी तो 2 सेल बनाएंगे। ओके, फिर 2 सेल के आगे फर्दर 4 सेल्स बन जाएंगे, ये भी फर्दर एक सेल बनाएंगे, तो देयर विल बी द 4 सेल, 4 से 8 सेल, तो नेचुरल बात सेल का नंबर बढ़ते जाएगा, तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी ग्रो करते जाएगा। ओके, देन प्लांट्स, यू नो बट वेरी वेल, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है थ्रू आउट द लाइफ, बट एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टन एज लिमिट तक होती है, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, बट प्लांट्स में हमेशा कंटिन्यूसली ग्रोथ चलती जाती है, याद रखना। यू नो बट वेरी वेल, इन अ प्लांट दे हैव अ सर्टन रीजन्स लाइक यू से शूट का टिप, रूट टिप, कैम्बियम, that having a meristematic tissue होता है। meristematic tissue means that contain a meristematic cell. meristematic cell means immature cells, वो सेल जो कंटिन्यूसली जिनमें एबिलिटी है डिवीजन की, तो वो डिवाइड होते जाते हैं और फर्दर प्लांट को ग्रो करते जाते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ द एनिमल्स द ग्रोथ कैन टेक प्लेस ओनली अप टू अ सर्टन एज। ओके, द सेल डिवीजन इज लिमिटेड टू सर्टन सेल्स ओनली टू रिप्लेस, हाँ यस एग्जैक्ट, एनिमल्स में जैसे हमें चोट लग जाती है या फर्दर यू कैन से कहीं पार्ट कट जाता है, तो फर्दर यू कैन से दैट गेट रेप्लेनिश हो सकता है, वो दोबारा आ जाए, मतलब जैसे कोई उंगली में चोट लग गई, तो चोट लगी तो 10 दिन के बाद वो हील हो जाएगा, तो हील वाले पोर्शन में क्या हुआ, वहाँ सेल डिवीजन हुआ, और सेल डिवीजन के कारण उस पोर्शन को उन्हें फर्दर ठीक कर दिया। ओके, देन अगर हम ग्रोथ की बात करें इन केस ऑफ यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे पास बैक्टीरियाज है, प्रोटिस्ट हैं, दे ग्रो इन नंबर बाय सेल डिवीजन बाय बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक सेल से 2 इक्वल हाफ में 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, एंड दैट सेल टेक प्लेस विद इन द 24 आवर्स। फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइज टू द लार्ज कॉलोनी, ठीक है, तो लार्ज कॉलोनी बनाते हैं, यू नो बट वेरी वेल, प्लाज्मोडियम में, हाँ। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में जैसे मैंने आपको बोला अमीबा की अगर हम बात करेंगे,
या दूसरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलर, इनकी जो ग्रोथ होती है, इनकी ग्रोथ ही एक किस्म की इनकी रिप्रोडक्शन होती है, ध्यान समझें। ओके, दूसरी बात, द ग्रोथ इन केस ऑफ द नॉन लिविंग इज एक्सट्रिंसिक। एग्जाम्पल जैसे यू हैविंग ग्रोथ इन केस ऑफ माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड माउंट्स, इन सभी में ऊपर से इनके सरफेस के ऊपर मैटर या मटेरियल एकोमुलेट होता है, जिसको मैंने आपको बताया भी है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्रीशन। उसके लिए यूज़ करते हैं एक टर्म एक्रीशन। तो एक्रीशन के कारण नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है, बट आउटर साइड से होती है, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। बट ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड से होती है। ओके, तो दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि जो ग्रोथ है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ठीक है भाई। सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है या करेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन। यू नो अबाउट वेरी वेल व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है टू रिप्रोड्यूस न्यू यंग वंस बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यू कैन से बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली हो या एसेक्सुअली हो, जिसमें एक न्यू यंग वंस को पेरेंट जो इंडिविजुअल होंगे वो प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान सुनना। इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट विल इन्वॉल्व, मतलब एक मदर एक फादर, समझ आए, जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो फर्दर यू कैन से गैमिट रिलीज करेंगे एंड द गैमिट गेट टुगेदर, फ्यूज़ होंगे, और गैमिट के फ्यूज एक जाइगोट और फर्दर एक न्यू यंग वंस बनेगा। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल एक ही पेरेंट, एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, ध्यान सुनिए, सिंगल एक इंडिविजुअल, इसलिए उसमें जो यंग वंस बनेगा वो बिल्कुल डिट्टो सेम होता है अपने पेरेंट के जैसा, बट सेक्सुअली में सेम नहीं होता है। ओके, बट अब रिप्रोडक्शन को हम इसको भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? अगर मैं आपसे बात करूं, इन केस ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास आगे वर्कर हनी बीज, वर्कर हनी बीज की बात करो, वर्कर हनी बीज की बात करो, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स की बात करो, या फर्दर म्यूल, जो म्यूल होता है ना, म्यूल्स की बात करो, तो ये सब स्टीराइल्ड होते हैं। ये मतलब न्यू यंग वंस को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, जो सब ऐसा करेक्टर जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, जिससे हर एक ऑर्गेनिज्म न्यू यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सके। बट ह्यूमन का इनफर्टाइल कपल्स वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वर्कर हनी बीज वो भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, म्यूल्स वो भी यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ओके, दूसरी बात, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में तो रिप्रोडक्शन तो होता ही नहीं है, वो रेप्लिकेट कर ही नहीं पाते अपने आप को। ओके, दूसरी बात ध्यान से सुनना, जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की बात की हमने, यूनिसेलर जैसे मैं बात की अमीबा की बात करी, समझ आए, इनमें हमने बात की है जिनमें सिंगल सेल्ड ऑर्गन, जैसे एग्जांपल अमीबा, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ सिनोनिमस टू ग्रोथ। क्यों? क्योंकि एक सेल है, अब एक सेल है ये, अब इसी एक सेल से उसने 2 यंग वंस बनाने, तो 2 यंग वंस बन जाएंगे। यू नो, एक सेल है, एक सेल है, इसी एक सेल से 2 सेल बनेंगे, और ये दोनों न्यू यंग वंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दोनों के दोनों न्यू यंग वंस बनेंगे। मतलब एक जो पेरेंट सेल है वही पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 नए सेल्स बनाते हैं, और वो 2 नए सेल ओनली सेल नहीं रहे, वो 2 नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है मोस्टली जिनमें सिंगल सेल्ड है, उनमें जो रिप्रोडक्शन है दैट इज़ सिनोनिमस टू ग्रोथ। सेल ग्रो करेगा तो ग्रो होने के बाद वो डिवाइड होकर 2 नए सेल बनाना, 2 नए सेल तो बनाएगा, लेकिन वही 2 नए सेल 2 न्यू ऑर्गेनिज्म होंगे, इसलिए दैट इज़ यू कैन सिनोनिमस। ओके, तो इसलिए यू कॉल इट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन गो साइमल्टेनियसली। ओके, देन द नेक्स्ट वन हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। क्यों? यू नो बट वेरी वेल, क्योंकि मेटाबॉलिज्म
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो यूनिसेलर है, मल्टी सेलर है, सब के अंदर, सेल के अंदर ये केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, that sum total of the chemical reaction that occurs in the where, that occurs in the living cells, that occurs in the where, that occurs in the living cells. And the metabolism include two part, one is called the catabolism, other one is called the anabolism. Catabolism का मतलब ही है break down the material, समझ है? एनाबोलिज्म का मतलब है सम ऑफ एनर्जी, कैटाबोलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन द एनर्जी। कैटाबोलिज्म में एग्जांपल आप ले लो, जैसे यू नो अबाउट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो हमने खाया, उस ग्लूकोज जब हमारे बॉडी में जाएगा, बॉडी हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से फर्दर ऑब्जॉर्ब, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब होकर जब ब्लड में जाएगा, और ब्लड के थ्रू वो जब सेल के अंदर जाएगा, तो सेल में उसकी होगी कैटाबोलिज्म। सेल में रेस्पायरेशन होता है, आपको पता है। तो रेस्पायरेशन में क्या होगा? जो फूड है जो वहाँ पहुँचा है, डाइजेस्टिव फूड, वो फूड ब्रेक डाउन होगा, जिसके ब्रेक डाउन से एक तो एनर्जी रिलीज़ होगी, समझ है, एटीपी के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और वाटर रिलीज़ होगा। तो उसी को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन द मटेरियल। तो जो डाइजेस्टिव फूड वहाँ पहुँचा, उसको ब्रेक डाउन करके फर्दर एनर्जी बने। तो एग्जाम्पल कैटाबोलिज्म का बोल सकते हैं रेस्पायरेशन। और एनाबोलिज्म का मतलब एनर्जी का बनाना, सम ऑफ एनर्जी, बिल्ड द मटेरियल। जैसे एग्जांपल आगे फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बन रही है। ओके, सो यू कैन से ऑल द केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शन विच अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर दे आर यूनिसेलर और मल्टीसेलर। तो ये सारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। दूसरी बात, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, दे परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन that are necessary for the vital of survival. सेम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, इसलिए मेटाबॉलिज्म विल बी द सेम इन बोथ, यूनिसेलर में भी होता है और मल्टीसेलर में भी होता है। इसलिए दिस वन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, इज अ व्हाट? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। ध्यान समझना, ठीक है भाई। देन द नेक्स्ट वन कैरेक्टर है हमारे पास, दैट इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। हर एक ऑर्गेनिज्म एबल होता है कि वो अपने सराउंडिंग को सेंस कर सके, ठीक है भाई, इन्वायरमेंट को सेंस कर सके और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड कर सके। वो रिस्पॉन्ड फिजिकल हो, केमिकल या बायोलॉजिकल, ठीक है भाई। तो प्लांट कैन रिस्पॉन्ड टू द फैक्टर्स लाइक द वाटर, लाइट, वाटर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा in the variety of ways by increasing and decreasing the rate of transpiration, opening and closing of stomata, or by the turgidity and the wilting etc. ओके, तो रिस्पॉन्स टू स्टिम हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलर है, सभी रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, बट ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस के साथ साथ में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। मतलब ह्यूमन अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट के लिए हमेशा अवेयर तो होता है, लेकिन वो अपने आप के लिए भी अवेयर होता है, समझ आए? तो इसलिए दैट हैविंग अ सेल्फ, तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी